Hello learners, myself is Anjali Tarayal from University of Delhi. In our last lecture, we have discussed the topic creation of agency, and today we will continue the same topic. So let us start. Scope and extent of authority की, जैसे एक होती है apparent authority, एक होती है real authority. Apparent authority वो authority होती है जब principal has somehow conveyed to a third party that the agent has authority to act, though he or she does not have the actual authority. For example, एक जनरल ट्रेड के केस में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी राइट्स हैं, जो भी जनरल राइट्स हैं, वो सारे के सारे राइट्स जो हैं वो एजेंट को अवेलेबल हैं, लेकिन प्रिंसिपल जो है एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो उसके जनरल राइट्स हैं उसको लिमिट कर सकता है. ये उनका एक्चुअल अथॉरिटी है, यानी वो उसको कितनी अथॉरिटी जो है वो एक्चुअल तौर पे देता है. लेकिन अपीयरेंट क्या है कि इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस अगर वो एजेंट होता तो इमेजिन करना कि या मानना या एज्यूम करना कि ये अथॉरिटी उसके पास है, इसको हम कहते हैं अपीयरेंट अथॉरिटी. और रियल अथॉरिटी वो अथॉरिटी है जो कि दी जाती है. अथॉरिटी इन इमरजेंस जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में अराइज होती है. नेक्स्ट वी कम टू द राइट्स ऑफ एन एजेंट. राइट्स, एजेंट्स के राइट्स क्या हैं? एजेंट्स ऑफ राइट्स टू रिसीव रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन क्या होना चाहिए? ये आपके रिटर्न या वर्बल कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करता है. इन केस रेम्यूनरेशन जो है फिक्स नहीं किया गया है पहले से, तो उस सर्कमस्टेंसेस में रीज़नेबल जो भी रेम्यूनरेशन है वो फिक्स किया जाता है. अब रेम्यूनरेशन जो है रीज़नेबल क्या है? अगेन ये आपका जो जनरल ट्रेड है उसमें किस तरह का ट्रेंड है या इन सर्कमस्टेंसेस में क्या होना चाहिए, उसके बेसिस पे ये रेम्यूनरेशन जो है वो डिसाइड होता है. फिर है राइट ऑफ रिटेनर. रिटेनर किस किस चीज़ के लिए हो सकता है? रिटेनर हो सकता है एक्सपेंसेस के लिए, रिटेनर हो सकता है एडवांसेस के लिए, और रिटेनर हो सकता है रेम्यूनरेशन के लिए. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी आपके प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट के पास में जो भी पैसा आया है उस पैसे में से वो अपने एक्सपेंसेस जो भी उसने लॉफुली स्पेंड किए हैं वो एक्सपेंसेस को अपने पास रख सकता है. अगर उसने कोई एडवांस दिया है तो उस एडवांस को अपने पास रख सकता है, उसको रिटेन कर सकता है. और अगर उसका रेम्यूनरेशन ड्यू है जिसका कि अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है तो वो उस रेम्यूनरेशन को भी अपने पास रख सकता है, रिटेन कर सकता है, और बैलेंस जो रिमेनिंग अमाउंट है वो प्रिंसिपल को वापस कर सकता है. फिर है आपका राइट ऑफ लीन. राइट ऑफ लीन है विच हैव कम इनटू पोजीशन ऑफ एजेंट राइटफुली, यानी राइट ऑफ रिटेनर के अलावा हम एक राइट ऑफ लीन भी प्रोवाइड करते हैं एजेंट को. राइट ऑफ लीन ये है कि आप उनको जो भी आपके पास गुड्स हैं प्रिंसिपल की, आप उनको लीन कर सकते हैं, आप उनको प्लेज कर सकते हैं, और उस अमाउंट को आप तब तक वापस नहीं करेंगे जब तक कि आपका रेम्यूनरेशन का पेमेंट नहीं होगा. फिर है राइट टू बी इंडेमनीफाइड. आपके जो राइट्स हैं उनको इंडेमनीफाई किया जाना चाहिए. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ए को आपने कहा, ए मान लीजिए आपका एजेंट है और आप हैं बी प्रिंसिपल. अगर बी ने ए को कहा कि आप जाकर सी की पिटाई कर दो, उसने उसको पिटाई किया और उसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंच गया, उसने क्लेम किया और उसने डैमेजेस जो हैं वो चार्जेस जो हैं उसने कवर किए ए से जो कि एजेंट है. तो बी जो कि प्रिंसिपल है ही हैज़ टू इंडेमनीफाई ए, एजेंट को जो भी लॉस हुआ है. अब ये पर्टिकुलर एग्जांपल मैंने क्यों दिया? क्योंकि वैसे तो किसी को भी पीटना या पिटाई करना लॉफुल नहीं है, ठीक है ना, लेकिन अगर कोई एक्ट लॉफुल नहीं है तब भी एजेंट ने गुड फेथ में या ये कहिए कि अपनी धर्म का पालन करते हुए, अपना जो भी उसकी जो ड्यूटीज़ हैं उनको पालन करते हुए अगर उसने प्रिंसिपल की बात मानी है और प्रिंसिपल की बात मान के अगर उसने कुछ काम ऐसा किया है जिसकी वजह से उसको नुकसान हुआ है तो इंडेमनीफाई करना पड़ेगा और प्रिंसिपल जो है उसको इंडेमनीफाई करेगा. राइट टू कंपनसेशन इन केस ऑफ इंजरी ड्यू टू नेग्लेक्ट ऑफ प्रिंसिपल और वांट ऑफ स्किल. अगर कोई वांट ऑफ स्किल है, वांट ऑफ स्किल का मतलब हम यहाँ पे ये लगाते हैं कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे
आपने किसी को कहा कि आप यहाँ पर ब्रिक्स लगा दीजिए, और उस ब्रिक्स को लगाने के लिए स्कॉल्डिंग जो है वो लगानी चाहिए थी, और स्कॉल्डिंग जो है वो प्रिंसिपल ने लगाई और वो उसने अच्छे तरीके से नहीं लगाई क्योंकि उसको वो काम नहीं आता था, उसमें एक वांट ऑफ स्किल की ज़रूरत थी। तो इस केस में इस तरह से अगर एजेंट को कोई भी इंजरी हुई है तो उस इंजरी के लिए आपको कंपनसेशन जो है वो देना पड़ेगा। ये हैं एजेंट्स के राइट्स। अब बारी आती है ड्यूटीज़ क्या हैं, क्योंकि राइट्स सिर्फ हों, ड्यूटीज़ की हम बात ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। ड्यूटीज़ तो हमेशा बैक टू बैक चलती हैं, बिल्कुल ये एक सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। जहाँ पे ड्यूटीज़ हैं वहाँ पे राइट्स हैं, जहाँ पे राइट्स हैं वहाँ पे ड्यूटीज़ आएंगी ही आएंगी। जैसे ड्यूटीज़ ऑफ एन एजेंट, ड्यूटी टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस और कस्टम ऑफ ट्रेड। एजेंट की ड्यूटी बनती है कि या तो वो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कार्य करे, और अगर क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं तो जो कस्टम है ट्रेड का उसके अकॉर्डिंग काम करे। ठीक है। उसके बाद है ड्यूटी टू एक्ट विद रीजनेबल केयर एंड स्किल। अगर प्रिंसिपल की जगह मुझे अपना काम करना होता तो मैं कैसे करता, ये है रीजनेबल केयर एंड स्किल। तो एजेंट को हर समय जब भी वो काम करता है उस काम को करते समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो उस काम को रीजनेबल केयर के साथ करे, और अगर वो ऐसा नहीं करता और उसकी वजह से कुछ लॉस होता है तो उसको डैमेजेस को रिकवर करना पड़ेगा। ड्यूटी टू रेंडर अकाउंट्स, जितने भी अकाउंट्स हैं उन सब का प्रॉपर लेखा जोखा, उन सब का प्रॉपर हिसाब किताब उसे प्रिंसिपल को देना चाहिए, ये उसकी मॉरल ड्यूटी है। ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल, अगर किसी वजह से उसको किसी चीज़ में डाउट है, एजेंट को किसी चीज़ में डाउट है, या एजेंट जो है किसी प्रॉब्लम में फंसा है, या कोई उसके सामने कोई प्रॉब्लम आई है, तो ऐसी कंडीशन में उसको प्रिंसिपल से पूछ के, प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करके, प्रिंसिपल से ऑर्डर लेकर ही, डिस्कस करके ही डिसीज़न जो है वो लेना चाहिए। ये उसकी मॉरल ड्यूटी है। नॉट टू डील ऑन हिज ऑन अकाउंट, कोई भी एजेंट जो कि किसी प्रिंसिपल के बिहाफ पर एक्ट कर रहा है उसे ये साफ साफ बताना चाहिए कि वो किसके बिहाफ पर एक्ट कर रहा है, उसे अपने अकाउंट से डील नहीं करना चाहिए। देन नॉट टू यूज़ इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन इन द कोर्स ऑफ एजेंसी अगेंस्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के अगेंस्ट जो भी उसने इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन की है उसको यूज़ नहीं करना चाहिए प्रिंसिपल के अगेंस्ट। नॉट टू सेटअप एडवर्स टाइटल, कोई भी काम एजेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि थर्ड पार्टी या प्रिंसिपल के लिए जो टाइटल है वो एडवर्स टाइटल एस्टैब्लिश हो। नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स, जैसे फॉर एग्जांपल ए ने अपना मकान बेचने के लिए बी को दिया, बी ने ऑक्शन अरेंज की, बी को कमीशन मिला ए से, लेकिन साथ साथ बी ने कमीशन सी से भी लिया, ये है उसका सीक्रेट प्रॉफिट जिसके बारे में उसने ए को नहीं बताया। तो ही हैज़ नो राइट टू मेक सच सीक्रेट प्रॉफिट्स, और बाद में अगर ये बात पता चलती है तो ए जो है, जो कि प्रिंसिपल है, वो बी से उस प्रॉफिट को रिकवर भी कर सकता है। नेक्स्ट इज़ ड्यूटी टू एक्सरसाइज हिज अथॉरिटी पर्सनली, जो भी ड्यूटीज़ हैं जो कि एजेंट को दी गई हैं वो उसे पर्सनली उनको एक्सरसाइज करना चाहिए, ये नहीं कि वो उन ड्यूटीज़ को किसी और को हैंड ओवर कर दे। नेक्स्ट इज़ ड्यूटी ऑन द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रिंसिपल, जो ड्यूटी है एजेंट की, अगर प्रिंसिपल जो है इनसेन हो जाता है या प्रिंसिपल की डेथ हो जाती है तो उसकी ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि जिस तरह से, जिस केयर, जिस डिलीजेंस के साथ उसने पहले काम किया है उसी तरह से वो आगे भी करे और उसकी प्रॉपर्टीज़ का पूरी तरह से ध्यान रखे। नेक्स्ट वी कम टू द पर्सनल लायबिलिटी ऑफ एजेंट टू थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के अगेंस्ट उसकी लायबिलिटीज़ क्या क्या बनती हैं, इसमें अलग अलग कंडीशंस हैं, उन अलग अलग कंडीशंस को हम अलग अलग तरह से डिस्कस करेंगे। जैसे व्हेन एक्टिंग फॉर ए फॉरेन प्रिंसिपल, अगर आप फॉरेन प्रिंसिपल के लिए काम कर रहे हैं तो उस केस में आपकी पर्सनल लायबिलिटी बनती है। रूल क्या है? रूल ये है कि फॉरेन जो प्रिंसिपल है, आप पहले तो ये था कि फॉरेन जो प्रिंसिपल है आप उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते, इस वजह से ये कहा गया कि जो एजेंट है वो उसके लिए पर्सनल लायबल होगा। लेकिन अब क्योंकि समय बदल गया है और सब चीज़ें ऑनलाइन हैं तो अभी एजेंट्स भी ये कहने लगे हैं कि अब हम पर्सनल लायबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं हैं, और कॉन्ट्रैक्ट में ये अलग से मेंशन किया जाता है कि फॉरेन प्रिंसिपल जो है वही लायबल रहेगा। इस केस में लायबिलिटी जो है पर्सनल एजेंट्स की नहीं रहेगी, लेकिन लॉ में अभी भी ये चीज़ मेंशन है। फिर
नेक्स्ट आता है व्हेन एक्टिंग फॉर एन अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल। जब आप किसी भी अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल के लिए एक्ट कर रहे हैं तो क्योंकि जो थर्ड पार्टी है वो अनडिस्क्लोज्ड जो प्रिंसिपल है उसको नहीं जानती, वो केवल एजेंट को जानती है, तो इसलिए बाइंडिंग जो है वो भी एजेंट की होगी, एजेंट की ही पर्सनल लायबिलिटी बनेगी। थर्ड है व्हेन फॉर प्रिंसिपल हु कांट बी स्यूड। कोई भी ऐसा प्रिंसिपल जिसको स्यू नहीं कर सकते, किसको नहीं स्यू कर सकते, जो कि इनसेन है, जो कि साउंड माइंड का नहीं है, उसको आप स्यू नहीं कर सकते। तो कोई भी अगर ऐसा प्रिंसिपल है तो उस केस में पर्सनल लायबिलिटी जो बनेगी वो बनेगी एजेंट की। देन व्हेन द एजेंट एक्सीड्स हिज अथॉरिटी, अगर किसी काम के लिए एजेंट को अथॉरिटी ही नहीं है और उस अथॉरिटी से बढ़ के वो उस एक्ट को करता है तो उस एक्ट के लिए वो खुद जिम्मेवार है, खुद लायबल है, खुद वो पर्सनली बाइंड है, ना कि प्रिंसिपल। देन बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट, अगर प्रिंसिपल और ये जो एजेंट है इन दोनों के बीच में एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट है जिसमें साफ तौर से ये कहा गया है कि कोई भी लायबिलिटी है तो उस लायबिलिटी के केस में एजेंट जो है वो लायबल होगा, तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट के थ्रू भी उसकी पर्सनल लायबिलिटी एजेंट की अराइज होती है। एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट, अगर एजेंसी का जो बिजनेस है वो इंटरेस्ट के साथ जुड़ जाए, इंटरेस्ट किसका, एजेंट का, तो भी वहाँ पे पर्सनल लायबिलिटी जो है वो एजेंट की बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल ए जो एजेंट है उसने बी के कुछ पैसे देने हैं, सपोज 40,000 रुपीज़ देने हैं। बी ने उसको ये कहा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, तुम इसको सेल आउट कर लो और इसको सेल आउट करके जो तुमको पैसा मिलेगा वो पैसे में से तुम अपना पैसा काट के बाकी पैसा मुझे मेरा वापस कर देना। तो यहाँ पे जो गुड्स हैं या जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट किसका हो गया, एजेंट, प्रिंसिपल के साथ साथ उसमें उसका एजेंट का भी इंटरेस्ट जो है वो कपल्ड हो गया, जुड़ गया आपस में। तो इस तरह से जो लायबिलिटीज़ हैं इस केस में जो भी डीलिंग करेगा एजेंट थर्ड पार्टी के साथ, उसमें लायबिलिटी एजेंट की भी होगी क्योंकि उसका इंटरेस्ट जो है उसके साथ में जुड़ गया है। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल, जहाँ पे प्रिंसिपल एग्जिस्टेंस में नहीं है वहाँ पे एजेंट जो है वो लायबल होगा। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जाम्पल में बताया था कि प्रमोटर्स जो हैं कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं थर्ड पार्टी के साथ में तो प्रमोटर्स जो हैं वो पर्सनली लायबल होंगे, ना कि कंपनी, क्योंकि कंपनी जो है उस समय एग्जिस्टेंस में आई ही नहीं है। फिर है व्हेन द एजेंट साइंस द कॉन्ट्रैक्ट इन हिज ऑन नेम, एजेंट जब अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है तो पर सर्टेनली लायबल भी वही होगा जो अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेगा। व्हेन कस्टम और ट्रेड यूसेजेस, जहाँ पे कस्टम या ट्रेड का तरीका ही इस तरह का है, जैसे फॉर एग्जांपल जो ब्रोकर्स हैं, ब्रोकर्स का एक ट्रेंड ये होता है स्टॉक मार्केट में कि ब्रोकर्स जब भी डील करते हैं वो अपने नाम से ही डील करते हैं। तो जहाँ पे कस्टम या ट्रेड इस तरह का है कि अपने ही नाम से आप डील करेंगे, वहाँ पे पर्सनल लायबिलिटी भी जो है वो एजेंट की ही बनती है। और लास्ट में है आपका मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड, अगर एजेंट ने प्रिंसिपल की नॉलेज के बिना कोई भी काम ऐसा किया है जो कि मिस रिप्रेजेंट किया है उसने किसी चीज़ को, या फिर फ्रॉड के लिए कोई काम किया है, तो ऐसे फ्रॉड और ऐसी मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं है, इसके लिए पर्सनली लायबल होगा एजेंट। लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल्स टू द थर्ड पार्टीज, प्रिंसिपल की थर्ड पार्टीज़ के लिए क्या क्या लायबिलिटीज़ हैं। देखिए ये तो हम सब जानते हैं कि एजेंट के किए गए किसी भी एक्ट के लिए प्रिंसिपल जो है वो लायबल होता है, प्रिंसिपल बाइंड होता है उसके एक्ट के लिए। तो जब एजेंट कोई काम करता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे तो प्रिंसिपल भी बाइंड होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल वेयर बोथ द एग्जिस्टेंस एंड द नेम ऑफ प्रिंसिपल इज डिस्क्लोज्ड, जहाँ पे प्रिंसिपल का नाम भी डिस्क्लोज किया गया है और जहाँ पे प्रिंसिपल एग्जिस्ट भी कर रहा है, तब उस केस में जितने भी एक्ट एजेंट्स के द्वारा किए गए हैं उन सभी एक्ट्स के लिए प्रिंसिपल जो हैं वो लायबल होंगे। दूसरा इसमें आता है लायबिलिटी वेयर ओनली द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल हैज़ बीन डिस्क्लोज्ड बट नॉट हिज नेम, जहाँ पे ये तो बताया गया है कि प्रिंसिपल जो है वो है, प्रिंसिपल का एग्जिस्टेंस है, लेकिन उसका नाम नहीं बताया गया। इवन
इस केस में भी प्रिंसिपल जो है वो थर्ड पार्टी के लिए लायबल होगा। लेकिन हाँ, जहाँ पर स्पेसिफिकली पूछा गया है एजेंट से, थर्ड पार्टी ने मान लीजिए स्पेसिफिकली एजेंट से पूछा कि तुम अपने एजेंट का नाम बताओ और तुम अपने प्रिंसिपल का नाम बताओ, और फिर भी उसने प्रिंसिपल का नाम नहीं बताया, वहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो लायबल नहीं होगा, वहाँ पर एजेंट ही लायबल होगा। और थर्ड है आपका अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल। अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल के केस में जहाँ पर प्रिंसिपल डिस्क्लोज्ड ही नहीं है किसी भी तरह से, वहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो लायबल नहीं होगा, उसकी जगह जो लायबिलिटी होगी वो बनेगी एजेंट की। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। टर्मिनेशन किस तरह से किया जा सकता है एजेंसी का, क्योंकि एजेंसी लॉ के द्वारा इनकॉर्पोरेट हुई है, उसको लॉ से बनाया गया है, उसका टर्मिनेशन भी लॉ के द्वारा ही होता है या फिर उसका टर्मिनेशन भी एग्रीमेंट के द्वारा, पर्सनल एग्रीमेंट के द्वारा ही होता है। तो टर्मिनेशन बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज बाय प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो है उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। प्रिंसिपल जो हैं वो कोई भी एक रीज़नेबल टाइम और रीज़नेबल रीज़न का हवाला देकर किसी भी एजेंट को टर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे अभी मैंने कहा कि रीज़न जो है वो वैलिड होना चाहिए और नोटिस जो है एक रीज़नेबल टाइम पीरियड का दिया जाना चाहिए, जैसे कि जनरली 3 महीने का नोटिस जो है बिफोर टर्मिनेशन दिया जाता है। इसी तरह से एजेंट किसी भी स्टेज पर चाहें तो एक रीज़नेबल लॉजिक, रीज़नेबल रीज़न के थ्रू चाहें तो वो एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट्स को टर्मिनेट कर सकते हैं। अगेन उनको भी एक रीज़नेबल जो है टाइम पीरियड प्रिंसिपल को बताना होगा, सो दैट कि प्रिंसिपल अपने लिए किसी दूसरे एजेंट को अपॉइंट कर सके और उसको इतना समय मिल जाए। और थर्ड है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट्स, जहाँ पर प्रिंसिपल भी एग्री है, जहाँ पर एजेंट भी एग्री है, वो दोनों ही एक डीड जो है वो साइन करते हैं और उस डीड को साइन करके वो अपना जो म्यूचुअल एग्रीमेंट है, म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू एजेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं। तो जिस तरह से लॉ के थ्रू ये एग्जिस्टेंस में आई है एजेंसी, इसी तरह से लॉ के थ्रू इसको हम एलिमिनेट या इसको हम टर्मिनेट भी कर सकते हैं। जैसे कि कंप्लीशन ऑफ एजेंसी बिजनेस, जब एजेंसी जिस काम के लिए बनाई गई थी जब वो बिज़नेस पूरा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली एजेंसी जो है वो टर्मिनेट हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक मोटर कार को सेल आउट करने का कॉन्ट्रैक्ट था, तो जैसे ही वो सेल आउट हो जाती है एजेंसी का रिलेशनशिप भी ख़त्म हो जाता है। एक्सपायरी ऑफ टाइम, अगर एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाया गया है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी रिलेशनशिप किसी फिक्स टाइम पीरियड के लिए है, तो जैसे ही वो टाइम टेन्योर पूरा होता है उस टाइम की एक्सपायरी पे ऑटोमेटिकली जो बाय लॉ ये जो एजेंसी है ये टर्मिनेट हो जाती है। थर्ड है इसमें डेथ ऑफ द प्रिंसिपल और द एजेंट। प्रिंसिपल की डेथ पर या एजेंट की डेथ पर दोनों के जो रिलेशनशिप हैं वो आपस में ख़त्म हो जाते हैं, तो साथ के साथ ऑटोमेटिकली एजेंसी जो है वो भी ख़त्म हो जाती है। इनसैनिटी ऑफ द प्रिंसिपल और द एजेंट, अब हमने ये पहले भी पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए दोनों पर्सन्स का साउंड माइंड का होना ज़रूरी है। तो अगर दोनों में से कोई भी एक पर्सन साउंड माइंड का नहीं रहता तो उस केस में हम जो एजेंसी है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है बाय लॉ। फिफ्थ है इंसॉल्वेंसी ऑफ द प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी अफेक्टेड होती है, तो इस वजह से एजेंसी जो है वो टर्मिनेट हो जाती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एजेंसी, जैसे अभी मैंने आपसे बात की कि मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है मोटर कार को सेल आउट करने का और वो मोटर कार जो है किसी एक्सीडेंट में इंजर्ड हो जाती है और वो सेलेबल कंडीशन में नहीं रहती, तो जो सब्जेक्ट मैटर है एजेंसी का जब वही डिस्ट्रॉय हो गया तो एजेंसी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। फिर है डिसोल्यूशन ऑफ ए कंपनी या ये कहिए कि अगर हम पार्टनरशिप फर्म की भी बात करें और उसमें अगर मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म डिज़ोल्व हो जाती है तो जो भी उसके पार्टनर्स हैं उनके आपस में एजेंसी के रिलेशनशिप ख़त्म हो जाते हैं, या कंपनी अगर ख़त्म हो जाती है तो जो भी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनका जो एज एजेंसी रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। और लास्ट है इसमें प्रिंसिपल और एजेंट बिकम्स एलियन एनिमी। एलियन एनिमी यानी जब दो देशों के बीच में युद्ध छिड़ जाए, वॉर लाइक सिचुएशन हो, तो वॉर लाइक सिचुएशन में जो भी हमारा एलियन कंट्री का रेजिडेंट है हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लॉ की नज़र में वो बिल्कुल ही
गलत है और वो भी ऑटोमेटिकली टर्मिनेशन माना जाता है एजेंसी रिलेशंस का। लास्ट टॉपिक हमारा इसमें जो हम आज कवर करेंगे वो है हमारा इर्रिवोकेबल एजेंसी, ऐसी एजेंसी जिसको हम चाह कर भी ख़त्म नहीं कर सकते। पहला है इफ़ द एजेंसी इज़ कपल्ड विद इंटरेस्ट। आपको ध्यान होगा मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एजेंसी जो है जहाँ पे इंटरेस्ट के साथ कपल कर दी जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको ये बताया था कि एक मकान है, ए का है, लेकिन ए ने बी के कुछ पैसे देने हैं और बी को वो ये कहता है कि आप इस मकान को बेच लो और इसमें से जो पैसे मिले आप अपना पैसा रख लो और बाकी मुझे दे दो। तो बी क्या है, एजेंट बन गया। जिस समय वो एजेंसी में आ गया उसके बाद ए उस एजेंसी को कैंसिल नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि अब आप मेरे एजेंट नहीं हैं, अब आप इसको सेल नहीं करोगे। वो उसको उससे बैकआउट नहीं कर सकता। इस तरह की एजेंसी जो है वो इर्रिवोकेबल एजेंसी की कैटेगरी में आ जाती है। दूसरा, वेयर द एजेंट हैज़ पार्टली एक्सरसाइज्ड हिज अथॉरिटी, जहाँ पे एजेंट ने अपनी अथॉरिटी को पार्शली यूज़ कर लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए एक प्रिंसिपल है और बी उसका एजेंट है। प्रिंसिपल ने एजेंट को कहा कि तुम मेरे लिए कुछ स्टेनलेस स्टील कुछ मीट्रिक टन स्टेनलेस स्टील खरीदो और उसको खरीदने के बाद उसका पेमेंट जो है मेरे अकाउंट से कर दो। अब जो एजेंट है, एजेंट ने स्टेनलेस स्टील को खरीद लिया लेकिन पेमेंट अभी तक नहीं किया है। तो ये क्या है, ये पार्टली एक्सरसाइज्ड है, उसने अपनी अथॉरिटी को पार्टली एक्सरसाइज्ड किया है। लेकिन क्योंकि स्टेनलेस स्टील आ चुका है अब उसको हम मना नहीं कर सकते। इस तरह का जो एजेंसी रिलेशनशिप है उसको हम इर्रिवोकेबल एजेंसी की कैटेगरी में आता है। थर्ड एंड लास्ट आपका आता है व्हेन द एजेंट हैज़ इंकर्ड अ पर्सनल लायबिलिटी। मान लीजिए एजेंट पर्सनल लायबिलिटी इंकर करता है किसी भी एक्ट से, किसी भी एजेंसी को रिवोक करने से, तो वो एजेंसी जो है इर्रिवोकेबल है, क्योंकि आप किसी भी तरह से एजेंट को डैमेज की सिचुएशन में नहीं ला सकते। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।